इस वीडियो में बात करेंगे जीएस पेपर 1 की। तो जीएस के सेक्शंस का पहला पेपर है। बहुत बड़ा पेपर होता है, मतलब बड़ा इन द सेंस इसकी में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियो एंड कल्चर, काफ़ी सारे पार्ट्स इस पेपर में होते हैं। सो चैलेंजिंग होता है इसकी प्रिपरेशन को करना। सो बताते हैं इसमें मैंने क्या क्या किया। तो ज्योग्राफी मैंने मतलब शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए थे इसके। सोशो को विजन आई से प्रिपेयर किया था। सोशो छोटे मतलब नोट्स, इसके अलावा एक घटना चक्र आती है पतली सी, उसको देखा था। एंड वर्ल्ड हिस्ट्री तो भाई बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाए थे। जब वर्ल्ड हिस्ट्री को लास्ट दिन में बस एक घटना चक्र से थोड़ा सा देख लिया था शुरू, मतलब जाने से पहले। एंड और क्या है इसमें, हिस्ट्री का तो वही है कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हिस्ट्री का ये था कि पता है चीज़ें कहानी के फॉर्म में, तो उनको वही स्पेक्ट्रम के पीछे वाले पार्ट से जो उनकी समरी थी उनको थोड़ा बहुत देख लिया था, बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दिया था। तो ये पूरा चीज़ था मेरा जीएस पेपर 1 का। तो देखते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट किया। ये पहला पेपर जब मिला था तो आया पहला पेपर, तो मुझे ये लगा कि ये मौर्य काल में डिस्क्राइब सेलिएंट फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसको मैंने नहीं किया था, शुरुआत इससे नहीं की थी। मुझे लगता था कि बहुत इसमें चीज़ें मुझे पता तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है मेरे पास, उसको मैंने बाद में छोड़ दिया। फिर उसके बाद थ्रो लाइट ऑन नेचर ऑफ रेनेसां इन उत्तर प्रदेश, तो इसको मुझे लगा कि मैं ये कर तो लूँगी, पर एक बहुत ज़्यादा कंटेंट मुझे आता नहीं कि बिल्कुल रटा रटाया है, तो उसको मैंने बाद के लिए छोड़ा। फिर इलस्ट्रेट कंट्रीब्यूशन ऑफ तिलक इन द स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पेसिफिक प्रेस के बारे में पूछा है। तिलक का एक जो भी कंट्रीब्यूशन था, तो भाई मुझे इतना ही पता था कि उनको मतलब मराठा और केसरी इन्होंने लिखी और इनको सेडिशन के केस में गिरफ़्तार कर लिया गया था, तो इतना ही पता था मुझे। तो मैंने कहा कि यार ये कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं पता है इसको, तो इसको भी मैंने मतलब मेरा ये था सीन करने का कि मैं पेपर मिलता है ना, तो इसको इजी मीडियम डिफ़िकल्टी में डिवाइड कर लेती हूँ। तो ये भी एक मीडियम कैटेगरी का है, क्योंकि मुझे आता तो था लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता था, सोचना पड़ेगा। तो जहाँ भी सोचना पड़ रहा है बात के लिए वो चला जाता है मेरे हिसाब से। डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया एंड गिव सजेशन टू कॉम्बैट दिस प्रॉब्लम। सो ये मेरे लिए इजी क्वेश्चन था, काफ़ी सारा कंटेंट इसमें आता था, इसको ये मैंने फिर इजी में डाला है। देन इवेलुएट द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट इन सोशल एम्पावरमेंट में, ये भी इजी क्वेश्चन है। फिर व्हेन पॉवर्टी इज़ ट्रांसमिटेड ओवर जनरेशन इट बिकम्स अ कल्चर। सो बेसिकली ये थोड़ा सा ऐसा नहीं कि ये कठिन क्वेश्चन है, बट ये सोचने वाला क्वेश्चन है, तो मैंने इसको बाद में करने के लिए डाल दिया। व्हाट इज़ हेरिटेज आर्ट, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अंडरलाइन इट्स इम्पॉर्टेंट एंड यूपी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। आसान क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, तो मैंने इसको ईजी में डाला है। फिर व्हाट इज़ स्मार्ट सिटी मिशन, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिटी ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सेलेक्टेड अंडर दिस स्कीम। ईजी क्वेश्चन है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडियम में डाल रखा है। उसके बाद गिव एन अकाउंट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन डिटेल विद सूटेबल एग्जाम्पल, ये भी इजी क्वेश्चन है, और इसको फिर मैंने इसमें डाला है। मेंशन वेरियस फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड इन उत्तर प्रदेश, सुपर इजी क्वेश्चन है, लेकिन मैंने फिर इसको मीडियम में शायद इसलिए डाला है क्योंकि मुझे कुछ स्पेसिफिक याद नहीं आ रहे थे कि यूपी में ही मनाए जाते हैं, तो उस समय मेरी थॉट प्रोसेस ऐसे काम करी, तो मैंने इसको मिडिवल में डाल दिया। तो ये भी है कि कैटेगराइजेशन कभी कभी हम गलत कर देते हैं कि जो ईजी वाली चीज़ है उसको मिडिवल में डाल दो तो माइंड थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है। वाई गुप्ता पीरियड इज़ कंसिडर्ड एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो ये इजी क्वेश्चन है। पोलाइट ऑफ रिवॉल्यूशनरी फिलोसफी, स्पेसिफिकली फिलोसफी पूछा है भगत सिंह की। तो मतलब मुझे उनके कृत्य पता थे, एसोसिएशन पता थे, जनरल में पता है इनकी चीज़ें, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं पता था, इसलिए मिडिवल में मीडियम में डाल दिया इसको। Explain the point of ancient Indian knowledge on the basis of which India was designated as Vishwaguru. So this was an easy question. We throw light on factors of continuity and change in Indian society. ये भी मुझे easy question लगा. Sorry. Then define globalization and privatization, काफ़ी ज़्यादा easy question लगा.
caste alliances emanate from secular and political factors and also do not spring from primordial identities discussed. तो ये भी सोचने वाला क्वेश्चन है, पर मैंने इसमें इजी लिखा हुआ है. डिस्क्राइब द कॉजेज, ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड वेदर एसोसिएटेड विद ट्रॉपिकल साइक्लोन, ईजी था. डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट, ईजी. डिस्क्राइब अर्थक्वेक बेल्ट, ईजी. प्रेजेंटिंग द डिटेल्स ऑफ पॉपुलर फोक सॉन्ग इन पूर्वांचल रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, मेंशन देयर सेलिएंट फीचर. आई फाउंड इट मीडियम क्वेश्चन. इसको शायद डिफ़िकल्ट में डाल के बाद के लिए छोड़ देना चाहिए था. सो शुरुआत करते हैं. शायद मैंने यहाँ से शुरुआत की थी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इसमें काफ़ी सारा कंटेंट आता है. तो इसमें मैंने अर्थक्वेक की डेफिनेशन दी कि अर्थक्वेक है कि सडन शेकिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू सिस्मिक वेव्स. एंड देन उसके बाद मैंने इंडिया के जो अर्थक्वेक के डिविजन्स हैं उसके लिए एक डायग्राम बनाया. ठीक है. यहाँ पे मैंने जो भी इसके डिविजन्स हैं उसको ऐसे बताया. जैसे ये इसके मतलब ये बताया कि इसके 4 जोन्स होते हैं. उन जोन्स के नाम बता दिए. जोन 1, जोन 2, जोन 2 से शुरुआत होती है, सॉरी. जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5. ऐसे मैंने बता दिया. पहले मैंने ये बताया, उसके बाद ये डायग्राम बनाया. डायग्राम में ये चीज़ें मतलब कौन से जोन कहाँ पर है. जैसे ये जोन 5 है, ये जोन 4 है. इस तरह से ये जोन का डायग्राम बना दिया. देन उसके बाद मैंने क्या किया कि ऐसे करके ये लिख दिया कि ये जोन कौन कौन से मतलब इंडिया में है. देन उसके बाद नेक्स्ट पेज से ये एक पेज में मेरा ये पूरा चीज़ आ गया. तीन उसके बलिए बोले थे, 3 पेजेस मिले थे. देन हर पेज को देन हर जोन को एक्सप्लेन कर दिया. जैसे जोन 5 लिखा, हेडिंग डाली जोन 5 उसको एक्सप्लेन किया कि इट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक टाइप के भूकंप होते हैं वो यहीं पे आते हैं. हिमालय रीजन इसको कवर करता है. मैंने बताया कि ये जो है सबडक्शन एरिया में बना हुआ है. इंडिया और यूरेशिया प्लेट ऐसा एक छोटा सा डायग्राम दिखा दिया कि उसमें ये सबडक्शन जोन है, यहाँ पे हिमालयज हैं एंड वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक. ऐसा करके एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बना दिया. देन जोन 4 को एक्सप्लेन किया कि ये प्लेन वाला जोन है. देन जोन 3 को एक्सप्लेन किया कि जोन 3 ये वाला पूरा एरिया है जो रेस्ट ऑफ द इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू. एंड जोन 2 को एक्सप्लेन किया ये वाला यहाँ पे ऐसे बनता है, थोड़ा सा सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट और लीस्ट अफेक्टेड जोन है. तो ऐसे करके बता दिया कि ओवरऑल इंडिया में. देन कंक्लूड कर दिया कि 59% जो 57% इंडिया की 58% जो लैंड है वो अर्थक्वेक प्रोन है. एंड उसके लिए हमें रेट्रोफिटिंग टेक्निक्स और BIS बेस्ड जो हाउसेस होते हैं, BIS के रिकमेंडेशन के अनुसार हाउसेस को बनाना होता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होती है, लोगों को ट्रेन करना होता है. तो ऐसे इनका एक सोल्यूशन देके कंक्लूड कर दिया इस क्वेश्चन को. तो ठीक लग रहा है. इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ ऐड हो सकता था. तो 12 नंबर का है तो ठीक ठाक, मतलब नंबर तो नहीं पता कितने देते हैं क्या है, लेकिन फिर भी टेस्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से बात करूँ तो टेस्ट वाले इसमें 8 दे देते हैं. बाकी मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि UPPSC कैसे नंबर देगा. ठीक है. तो ये हो गई 19th क्वेश्चन की बात. आते हैं अब 18th क्वेश्चन पे. सो 18th क्वेश्चन है, शायद मैंने फिर उसके बाद हाँ यही किया था. डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया. रूरल सेटलमेंट के पैटर्न को, सेटलमेंट को पहले डिफ़ाइन कर दिया कि सेटलमेंट वैसी जगह होती है जहाँ पे क्लस्टर्स ऑफ होम होते हैं, वो होता है रूरल, मतलब वो सेटलमेंट्स होते हैं. मैंने उसके बाद फैक्टर्स की एक हेडिंग डाली. एंड फिर उसके बाद मैंने क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि भाई वाटर बॉडी की लोकेशन के अराउंड ज़्यादा रहता है. तो एक ऐसा डायग्राम बना दिया कि ये रिवर एंड यहाँ पे सेटलमेंट्स रिवर के अराउंड दोनों साइड में दिखा दिए सेटलमेंट. उसके बाद मैंने नीचे एक टोपोग्राफी लिखा
कि टोपोग्राफी में जो भी जितने भी अगर डेंस मतलब ऐसी कोई टोपोग्राफी जहाँ हिल एरियाज़ हैं तो वहाँ पे कम लोग रहते हैं एंड बाकी की जगह पे ज़्यादा लोग रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने और चीज़ें और भी जितने फैक्टर्स थे, पानी की अवेलेबिलिटी होती है, वाटर बॉडीज़, रिवर्स का वो होता है, जैसे गंगा यमुना वाला एक दिखा दिया कि गंगा और यमुना यहाँ पे मिल रही हैं। फिर उसके बाद मैंने सोसाइटल दिखाया कि सोसाइटल में ये होता है कि जैसे जो अपर कास्ट होते हैं उनके क्लस्टर्स एक जगह होते हैं और जो लोअर कास्ट होती है उन लोगों के गांव से बाहर के क्षेत्र में मकान बनते हैं। तो ये चीज़ दिखा दी। एंड इसके अलावा मैंने और क्या है इसमें लिखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ठीक है, इस तरह की चीज़ें दिखा दी थी। सो कंक्लूड कर दिया, शायद 68% पॉपुलेशन जो है वो रूरल गांव में रहती है, इसलिए रूरल सेटलमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे करके कंक्लूड कर दिया। तो मेरे हिसाब से आई हैव अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन इन अ साउंड मैनर, सही से अटेम्प्ट किया है। और पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ चैलेंजेस को यूज़ करना चाहिए था। शायद अगर कोई करता होगा चैलेंजेस तो वो और भी अच्छा होता। मैंने यूज़ नहीं किया कि चैलेंजेस और सोल्यूशन क्या है, या स्मार्ट सिटी मिशन या स्मार्ट विलेज की भी बात नहीं करी। हाँ नहीं, मैंने पूरा मॉडल और स्मार्ट विलेज की बात करी है यहाँ पे। तो ठीक ठाक अटैम्प्ट किया है विथ फिगर्स, तो इसमें भी ठीक नंबर मिलना चाहिए। आई वुड से कि दिस वाज ए गुड अटेम्प्टेड क्वेश्चन। सो ये हो गया। देन प्रॉपर ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? लो प्रेशर एरिया होता है सराउंडेड बाय हाई प्रेशर जोन्स एंड एंटी क्लॉकवाइज विंड्स चलती हैं इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो ये होता है, इसको एक्सप्लेन कर दिया। इसके कॉजेस ऑफ ओरिजिन बता दिए, जो भी था कि सी में जो टेम्परेचर होता है 27 डिग्री के अराउंड होता है एंड ऐसा एंटी साइक्लोनिक वो बनने लगती हैं, माहौल बनने लगता है। ये सारी चीज़ें बता दी। स्ट्रक्चर के लिए अलग से एडिंग डाली, बताया कि उनका मतलब क्या सी, एक डायग्राम छोटा सा दिखाया कि सी में इनकी उत्पत्ति होती है एंड वो ऐसे करके जो एक डायग्राम बनता है ना, ऐसे वाला साइक्लोन की आइज़ होती है, ऐसे वाला डायग्राम यहाँ पे बना दिया। वेदर्स एसोसिएटेड विथ इट, तो वेदर्स सारे बता दिए इसके कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, हाई विंड आता है, काफ़ी सारी पानी मतलब बरसात करवा देता है, ये बता दिया। एंड फिर उसके बाद मैंने कुछ मेजर्स बता दिए कि जैसे मैंग्रोव्स लगाना चाहिए, शेल्टर होम्स बनाने चाहिए, ऐसे करके कंक्लूड कर दिया। तो ये था मेरा चक्रवात वाला क्वेश्चन। तो ठीक ठाक इसको भी अटेम्प्ट किया है। फिर ये कास्ट वाला क्वेश्चन था। एंड डू नॉट स्प्रिंग टू द प्रीमोनिटल आइडेंटिटीज़। तो ये मेरा कास्ट वाला क्वेश्चन था। इसकी शुरुआत मैंने ऐसे की कि कास्ट सिस्टम इज़ अ बेसिक सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी का, मतलब कास्ट सिस्टम जो है वो एक कह सकते हैं कि एक सेलिएंट फीचर है इंडियन सोसाइटी का। एंड यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बना दिया। पता नहीं, ये डायग्राम शायद नहीं होना चाहिए था, तो बना तो दिया। ये डायग्राम ऐसे बना दिया, इसमें बताया यहाँ ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये मैंने बताया। इसके नीचे लिखा कि वैदिक एरा में ये चीज़ें डेवलप हुई थी। फिर मैंने लिखा कि पॉलिटिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट कास्ट सिस्टम। तो मैंने इसमें बताया कि इसको एक हेडिंग डाली, पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड दैट अफेक्ट कास्ट सिस्टम। सो मैंने उसमें चीज़ें लिखी कि रीजनल पार्टीज़ होती हैं, जैसे ये बीजेपी, मतलब ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है ना, तो उसमें कास्ट बीजेपी नहीं, बीएसपी एंड सपा, आरजेडी, ये सारी वो पार्टीज़ बनी कास्ट बेस्ड, कास्ट आइडेंटिटीज़ को लेकर हैं। फिर उसके बाद मैंने सेकंड नंबर पे बोला कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को लेके काफ़ी डिमांड होती है, जैसे कास्ट बेस्ड, जैसे कि अभी पाटीदार मूवमेंट है, मराठा मूवमेंट है, मतलब मराठा को रिजर्वेशन चाहिए होती है।
ये चीज़ लिखी। फिर थर्ड में मैंने लिखा कि जैसे पॉलिटिकल जो वो होते हैं, जितने भी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कास्ट को यूज़ करती हैं। जैसे अभी हरियाणा में 75% आरक्षण दिया गया है। ये शायद गलत एग्जाम्पल हो गया, मतलब हाँ मराठा वाला एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि वो तो लोकल का था। तो कास्ट बेस्ड ये 3 एग्जाम्पल लिख दिए। और उसके बाद मैंने मतलब फिर ऐसे करके कंक्लूड कर दिया कि गवर्नमेंट ने कास्ट के सिस्टम की जो एट्रोसिटीज़ हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए कुछ चीज़ें लेके आए हैं, जैसे आर्टिकल 15, 16, 17 ये सब हैं। एंड उसके बाद ये बोल दिया, इसी लाइन को बोल दिया कि पॉलिटिकल फैक्टर्स इसको वो करते हैं, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को बनाए रखते हैं। तो मतलब शायद बेटर इसको अटेम्प्ट किया जा सकता था, फिर भी ठीक ठाक किया है। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, टाइम लगाने वाला था। जैसे पहले के आप देखो तो कि तुरंत लिखा हो तुरंत कर दो, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन को मैंने लिखा तो है, लेकिन जैसे टाइम के कंस्ट्रेंट को देखते हुए और थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रूप में, मतलब मुझे आता तो था पर मैं इसको ज़्यादा बेटर रूप में प्रेजेंट नहीं कर पाई मेरे हिसाब से। और फैक्टर्स ऐड हो सकते थे, या लिखने के लिए मुझे और स्ट्रांगली अपनी बात को जाना चाहिए था। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये सोच के करने वाला है। तो बात ये है कि आपको सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे नहीं कि आप अपने बुक में, जैसे ये नीचे के क्वेश्चन हैं ये बुक में लिखे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि आपने नोट्स बना रखे हैं, डायरेक्ट उठा के वहीं से छाप दिया। तो ये क्वेश्चन जो सोच के करने वाले होते हैं और उसको आप बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर पाओ, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपकी राइटिंग प्रैक्टिस। स्पेशली जो यूपीएससी है, यूपीएससी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं और सोच के करने वाले ज़्यादा आते हैं। तो ये कि हम जल्दी जल्दी सोच पाएँ, सारे एंगल्स को अच्छे से कवर कर पाएँ, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हालांकि मैंने वो की तो थी, लेकिन वही था कि टाइम कॉन्स्ट्रेंट को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा थोड़ा सा टाइम कॉन्स्टेंट को देखते हुए करनी चाहिए। सो एग्ज़ाम हॉल प्रेशर में बहुत जो भी मुझसे ये ठीक ठाक है, मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम बुरा ही दिख रहा है ये। तो ठीक क्वेश्चन ये था। इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट। ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन को डिफाइन करना है एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। तो भाई बता दिया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कि जो भी मतलब दूसरों के साथ में हम अपने आदान प्रदान करते हैं चीज़ें। प्राइवेटाइजेशन क्या है, गवर्नमेंट अपना स्टेक हटाती है। ठीक है, तो अब इनके ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कि मतलब इनके इम्पैक्ट भी बता दिए मैंने कि क्या क्या चीज़ें हुई हर सेक्टर्स में, और डिस्ट्रेस माइग्रेशन हुआ, लोग आए, कॉम्पिटिटिवनेस मिल गई, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली। तो इनके शायद मैंने ऐसे करके हब एंड स्पोक बना के इफ़ेक्ट भी दिखा दिए, इनके सारे फिर ऑब्जेक्टिव्स बता दिए और फिर उसे कंक्लूड कर दिया। तो ठीक अटेम्प्ट किया इसको भी। तो ये तो यहाँ तक हो गया। थ्रो लाइट ऑन फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी एंड चेंज इन इंडियन सोसाइटी। तो इंडियन सोसाइटी में मैंने बोला कि इंडियन सोसाइटी की कुछ सेलियंट फीचर हैं, जैसे यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, पेट्रियार्किक सिस्टम। तो ये इसके मैंने इसके जो ये होते हैं इंडियन सोसाइटी के जो फीचर्स हैं उनको दिखा दिए एक हब एंड स्पोक डायग्राम से ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी बताए, एक हेडिंग खींची फैक्टर्स ऑफ कंटिन्यूटी, यानी जो चीज़ें अभी भी चल रही हैं इंडियन सोसाइटी में उनको बताया। जैसे अभी भी पेट्रियार्किक सोसाइटी है हमारी। जैसे एक मैंने एग्जांपल लिया कि 0.56% ही फीमेल्स हैं आर्मी में, एंड अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 20.5% फीमेल जो हैं वो लेबर फोर्स में हैं। तो पेट्रियार्की बता दी, एट्रोसिटी ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट डिवीज़न तो है हमारी सोसाइटी में। इसके अलावा
फैमिली सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है अभी भी, और क्या फैक्टर है जो अभी भी है। हाँ, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी हम एसिमिलेट करे हुए हैं लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को हम एसिमिलेट करे हुए हैं, तो वो बता दिया। फिर हमने चेंज की बात की कि क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम से हमारा सिंगल फैमिली सिस्टम आ गया, न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आ गया, ये बताया। और वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब वुमेन जो है अभी डिफरेंट रोल में आने लगी हैं। कास्ट जो है वो हमारी क्लास से मतलब चेंज हो गई है। कास्ट का जो था वो अब क्लास से डिवीज़न हो गया है, मतलब ये चेंज आया है। एंड मतलब वो डिवोर्स रेट एंड LGBTQ ये सारी चीज़ें आने लगी हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके चेंजेस के फैक्टर्स बता दिए एंड देन कंक्लूड कर दिया कि मतलब दोनों का मिक्सचर हो रहा है। तो ओवरऑल ठीक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये मेरा 14th क्वेश्चन यहाँ तक हो गया था। सो ठीक है।